जेल में रहा हूँ, मैंने 5 साल कैद काटी है। तो मैं वहाँ पे बहुत से केस देखता था। एक यही कुरुक्षेत्र का केस था, उसमें 4 आदमी असली थे और 9 आदमी उसमें वो थे जो कत्ल में थे ही नहीं, सजा काट के आए। 50% लोग जो हैं वो का सजा काट रहे हैं जो गुनाह में है नहीं। मुझे लगता है ज़्यादा होंगे जी। हमारे बारे में यहाँ एक चीज़ पूरी दुनिया में चर्चित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। हमारे जीन में एक स्पेशल कैटेगरी पाई जाती है जिसको बोलते हैं वॉरियर जीन। वो वॉरियर जीन एक्चुअली ये साइंटिफिक टर्म है, उसमें वो वॉरियर जीन जिसके पास होगा वो पैदा ही लड़ने के लिए हुआ है। तो यूजीसी में जो इस्तेमाल किया गया था वो ये था कि हर व्यक्ति को एक इमेजिनरी दुश्मन दिया जा रहा है। तो जो अपने आप को हिंदू कहता है उसे दुश्मन दिया जा रहा है मुसलमान। यदि वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है तो उसको दुश्मन दिया जाएगा राजपूत। यदि वो हरियाणा में है तो उसको दुश्मन दिया जाएगा जाट। वो तो सरदार और जाट बहुत स्मार्ट निकले यहाँ पर आकर के, उनको इनकी पॉलिटिक्स समझ में आ गई, क्योंकि मालूम है कि ये लड़ाके लोग यही हैं, लड़ना इन्हीं ने था और जैसे ये लड़ना चालू करेंगे हम बाकी दुनिया को इनके खिलाफ खड़ा कर देंगे। तो वो एक गृह युद्ध का जो माहौल बनाने की तैयारी चल रही है, उस जाल में ये लोग नहीं फंसे। कोई ऐसा गुरु आज तक दुनिया में नहीं आया जिसने परमात्मा से अलावा कोई और बात की हो, जिसने ये कहा 2 परमात्मा है, जिसने ये कहा 4 परमात्मा है। लेकिन हमने क्या समझ लिया कि हिंदुओं का परमात्मा और है, मुसलमानों का और है, सिखों का और है। सबका संदेश तो एक ही है ना कि परमात्मा एक है, तेरे अंदर मिलेगा, गुरु के द्वारा मिलेगा। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। अब जैसे 1 रुपए किले पर उनको जमीन दे दी जाती है, अगर हम गांव का देखें 100 गज का प्लाट नहीं मिलता उनको। पिछले 11 साल में 16.5 लाख करोड़ उन लोगों का माफ कर दिया जो पहले से खरबपति हैं। आप ये मानिए कि आज आधे घंटे में एक किसान सुसाइड कर जाता है कर्जे में। यहाँ लुटेरे संगठित हैं और कमेरे असंगठित। आप आज किसी सरकारी अधिकारी की कंप्लेंट लेकर के पुलिस चले जाओ, बैंकों के फ्रॉड का FIR दर्ज कराने चले जाओ, पुलिस वाले की कान पर जूं नहीं रेंगती है, अपनी कुर्सी से हिलने का नाम नहीं लेता है, वहीं बैठा बैठा करता रहता है। वहीं किसी महिला ने झूठी भी कंप्लेंट किसी के खिलाफ कर दी हो तो मैंने अपने कानों से सुना है ये कहते हुए, चलो माल आया है, मुर्गा फंसेगा आज। SC/ST एक्ट में अगर कोई आदमी नहीं भी फंस रहा है तो भी समाज को तोड़ने के लिए खेल हो रहा है। पहली बात तो ये है कि राजनीति में वो कामयाब है जो जमीर मर जाएगी, इसकी जिंदी जमीर वाला, सच बोलने वाला, ईमानदार भारत में राजनीति नहीं कर सकता। हमने एक केस किया हाई कोर्ट में MSP का कि MSP जब सरकार ने फसल बीजने से पहले तय की तो फिर वो मिलती क्यों नहीं। जब रेट तय करके हमें ये कहा कि आप ये बीजो, हम आपकी फसल का ये रेट देंगे, उसके इसकी 100 तरीके पड़ी। हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। हमने हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और सेंट्रल सरकार पार्टी बनाई, उसमें उन्होंने जवाब दिया जी ये सेंट्रल गवर्नमेंट रेट तय करती है। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जी जो फसल है, जो खेती है वो स्टेट का मैटर है। स्टेट ने कहा जी हमारे पास पैसा नहीं है। सेंटर ने कहा जी हम पैसा दे देंगे। उन्होंने कहा जी हमें घाटा पड़ता है। उन्होंने कहा जी हम पूरा कर देंगे। 125 तरीके पढ़ने के बाद उस केस को फाइल करके रख दिया। पूरे देश के किसानों का केस है, छोटे मोटे की तो क्या कहती है, यहाँ फाइल करके रख दिया। हमने कोर्ट को ये कहा कि आप हमें हरवा दो, आप हमारे खिलाफ कर दो, हम सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं। ना खिलाफ किया ना पक्ष में किया और रद्द करके रख दिया। 2014 से आज 2026 हो गया। अगर हमारे पास भी ये हो कि ठीक है जो हमारी पोस्ट शेयर करेगा भैया 20 रुपये उसके खाते में, तो हो जाएंगे। 20 रुपये लेने के बाद डिलीट भी कर देंगे शाम को। मैंने क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत बड़े लेवल पर किया है, उनसे 2 कदम 10 कदम आगे की सोचकर तो चुनाव लड़ने के बारे में तो आप चलोगे तो ठीक है, वरना भूल जाइए कोई सच्चा इंसान चुनाव लड़ लेगा। पूरे किसान आंदोलन में अकेले किसान नेता थे जिन्होंने वैक्सीन ना लगवाने की अपील मीडिया में करी थी ओपनली। उसी टाइम पे राकेश टिकैत साहब के पास गया था मैं, उन्होंने तो बल्कि वैक्सीन लगवाते हुए की फोटो जारी करी। दूसरे नेताओं के पास गया था, सारे नेताओं के पास, डल्लेवाल साहब के पास, राज्यपाल के पास, एक अकेले नेता थे जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला भाई ये मत लगवाना। फिर उसके बाद ब्लंटली, स्ट्रांगली समाज के लिए खड़ा होना और पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ना देना, ये सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। एक जहाज बना है जो चांद पे चला जाएगा तो मैं यकीन थोड़ा ही कर लूंगा जब मैंने वो जहाज देखा ही नहीं। ये जो ढूंढ के लाते हैं वो हमें तो 20 साल बाद पता चलेगी। उदाहरण के तौर पे वैक्सीन वाला मैटर था, इन्होंने तब बता दिया कि ये नुकसानदायक है और ये आगे के लोगों की सेहत का नुकसान करेगी। लोगों को तो अब पता चल रहा है ना कि इससे अटैक भी हो रहे हैं। 23 तारीख को ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 23 को हम ताल कटोरा में कर रहे हैं ना। एक टाड़ दो आगे प्लीज, 23 को आगे पीछे। तो फिर मेरी बात कड़वी होती है और उसमें जो है फिर वो दूसरे सोचते हैं हमारे खिलाफ बोल रहा है। ये किसान कौम शेरों की कौम है, लेकिन इसके जो कमांडर हैं वो गिद्दड़ बन गए। वो गिद्दड़ अपने चालाकी से इनको घुमाते हैं,
लड़ाई तो लड़ते ही नहीं, वरना एमएसपी लिए बिना उठे क्यों अगर लेनी थी। ये एक और भी है, ये किसान लीडर नहीं है। हाँ, ये किसानी का इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। कर्मचारी जो संगठन थे उनके जो लीडर रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद काम चाहिए, और रिटायर होने के बाद किसान संगठन में आ गए, किसान संगठन बना लिया। जितने लीडर हैं वो सारे रिटायर कर्मचारी हैं। मैंने कहा था एक चीज़ बता देना, ये लाल झंडे वाले जहाँ जाएंगे ना, ये सबसे ज़्यादा कचरा करेंगे। इनकी वजह से सारे के सारे आंदोलन की ऐसी तैसी होनी है। पूरे एसकेएम पे कब्जा करके वो एक भी आदमी उस जो अपने आप को कामरेड या कम्युनिस्ट बोलता है ना, वो अंदर आ गया ना, समझ लो आपके संगठन के स्टेसी, मतलब आरएसएस और ये कम्युनिस्ट ये बराबर के हैं। जिस घर में घुस गए, जिस संगठन में घुस गए, उसका सत्यानाश करना ही करना इन लोगों ने। रिंज रिंज के मरने से अच्छा पूरे देश की खेती तबाह होगी। खेती के ऊपर जितने धंधे हैं वो सारे तबाह होंगे। जो पीछे 12.5 महीने बैठे रहे, उसी वक्त संसद घेर ली होती, उसी वक्त उनके नाक में दम कर दिया होता, तो आज ये कानून लागू ना होते। एक्चुअली चुनाव में एक्चुअली हमारे बस का झूठ बोलना, दगा करना वो है ही नहीं। और बड़ी बात है, राजनीति में जमीर मारनी पड़ती है, पता नहीं कितनी की जिंदगी रहेगी, या थोड़ी कितनी बची है, कितनी नहीं बची है, तो हम पाप क्यों करें जी, हम अपने सिर पे बोझ क्यों लेके जाएं। अगर आपको ये लगता है कि हम सच की आवाज़ उठा रहे हैं और समाज के असली मुद्दे आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये काम आपका है कि आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अपडेट्स, ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद। और देखने के बाद आपको पता भी चलेगा कि वो क्यों स्पेशल है। सबसे पहले मेरा एक मैसेज है सभी को कि हमारा जो देश है, भारत देश है, उसमें हमने जब तक जितने भी लोग हमारे लिए लड़ने वाले थे, जितने भी महापुरुष थे, जो अच्छे दिमाग वाले लोग थे, जिन्होंने समाज के लिए हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने उनकी कदर नहीं की। हम उनकी कदर करते हैं जब वो हमारे बीच में नहीं रहते। यही हमारी कमी है। उसके बाद उनकी मूर्तियाँ लगाई जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है, बट जब वो तक वो जिंदा रहते हैं तब तक उनको उनकी लड़ाई में साथ देने की बजाय दर्द देने की, या उनके साथ धोखा, दर्द, ये सब चीज़ें करने में हम कमी नहीं छोड़ते। और सबसे ज़रूरी ये है कि आज जो लोग समाज के लिए लड़ने वाले लोग, जो महापुरुष, जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं आपकी, वो हमारे बीच में है, तो समय ये है उनकी कदर करने का। बाद में उनकी आप फोटो लगाते फिरते हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और मैं बिल्कुल भी समय ना लेते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं, और आपका देवेंद्र जी, डॉक्टर देवेंद्र जी, स्वागत जी, नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आप लोगों ने बहुत कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब आज का मुद्दा, जो मेन मुद्दा है, वो ये है कि आज समाज में जितनी बुराइयां फैली हुई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। चाहे वो जाति पाति से रिलेटेड है, पुलिस से, जो प्रशासन है, राजनीतिक खाप है जो हमारी, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, और जो ज़मीनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो डॉक्टर साहब आपसे है, वो ये है कि जो जाति शब्द है, जैसे कि हालांकि हमने अभी देखा है, यूजीसी का एक कानून आया था जो निरस्त हुआ है, जाति जो शब्द है जिसमें समाज बंटा हुआ है, ये समझना बहुत जरूरी है लोगों के लिए कि ये जाति है क्या, किसे बोला जाता है जाति, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा एक्चुअल जाति की। देखिए अमित जी, क्या होता है, अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। कुछ लोग इसको जन्म से लेकर के जोड़ देते हैं, कुछ लोग इसको काम से लेकर के जोड़ देते हैं, कुछ लोग इसको ज्ञान से लेकर के जोड़ देते हैं। जहाँ तक मेरी समझ का प्रश्न है, अगर आपने यूजीसी की गाइडलाइंस का जिक्र किया है तो इस एंगल को, क्योंकि राजनीति में जिस तरह से जाति का इस्तेमाल किया जाता है वो, और जो मैं जिस तरह से जाति को समझता हूँ वो, उसको थोड़ा सा अलग लेना है। मैं जाति को समझ रहा हूँ परिवेश से बेसिकली, यानी और इसको आप इस एंगल से भी लेंगे कि आपका जो काम है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, जिसको जान बोलते हैं, जो आपका जान है वही आपकी जाति का आधार है। यानी जो आप जानते हो वो आपकी जाति है। आप खेती करना जानते हो तो आपकी जाति किसान है। आप लोहे का काम करना जानते हो, आपकी जाति लोहार है। आप चमड़े का काम करते हो, आप चमार हैं। तो ये जातियाँ इस तरह से बांटी गई थी कि जो जिसको जिस तरह का काम आता था। मान लीजिए आप किसी दूसरे परिवार में पैदा हुए, जहाँ जिसको आप मान लीजिए चमार के घर में पैदा हुए, बाद में आपने पैसा कमा करके और ज़मीन खरीद ली और आप खेती करने लग गए, तो अब आप किसान हैं, अब आप किसान जाति से हैं। बहुत से लोगों ने अपने आसपास के परिवेश के लोगों से उनका सरनेम या फिर उनकी जाति को अडॉप्ट कर लिया कि हम भी इन्हीं के जैसे हैं तो इन्हीं की तरह हम रहेंगे। और यूजीसी में जो इस्तेमाल किया गया था वो ये था कि एक समाज में हर व्यक्ति को
एक मैसेज दिया जा रहा है कि समाज बर्बाद हो रहा है, इसकी बर्बादी का कारण एक दुश्मन है और हर व्यक्ति को एक इमेजिनरी दुश्मन दिया जा रहा है। जैसे जिसको जो अपने आप को हिंदू कहता है उसे दुश्मन दिया जा रहा है मुसलमान, जो अपने आप को मतलब और उसी को एक दूसरा दुश्मन दिया जा रहा है सरदार, और जो अपने आप को हिंदू की फॉर्म में रजिस्टर नहीं करता है वो किस इलाके में रहता है, यदि वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है तो उसको दुश्मन दिया जाएगा राजपूत, यदि वो हरियाणा में है तो उसको दुश्मन दिया जाएगा जाट, यदि वो यूपी में है तो उसको दिया जाएगा दुश्मन यादव, और वो गुजरात में है तो उसे पटेल दुश्मन के तौर पे दिया। यानी कि जो वहाँ की संगठित प्रजाति है, जो वहाँ एकजुट लोग हैं, जो काफ़ी हद तक वहाँ के परिवेश को और वहाँ की व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए लोग हैं, उन लोगों को समाज का या उन लोगों का इमीडिएट दुश्मन दिखाने का ये खेल था। और यूजीसी की गाइडलाइन के जरिए 2-3 काम इनको करने थे। एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करना था ताकि लोग यहाँ पर जो बकवास चलती रहे सोशल मीडिया पर और बैकडोर से वो एंट्री हो जाए, और दूसरा नब्ज चेक हो जाए। वो तो सरदार और जाट बहुत स्मार्ट निकले यहाँ पर आकर के, उनको इनकी पॉलिटिक्स समझ में आ गई, क्योंकि मालूम है कि ये लड़ाके लोग यही हैं, लड़ना इन्हीं ने था, और जैसे ये लड़ना चालू करेंगे हम बाकी दुनिया को इनके खिलाफ खड़ा कर देंगे। तो वो एक गृह युद्ध का जो माहौल बनाने की तैयारी चल रही है, उस जाल में ये लोग नहीं फंसे और बहुत शानदार तरीके से इसको हैंडल किया इन लड़ाके लोगों ने, बहुत ही पॉलिटिकली और बहुत डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल किया। दैट वॉज अ गुड आइडिया, बट जाति से एंगल मेरा ये था। गुरुनाम जी, जातियों के बारे में भी बलहारा जी ने बताया, तो आप फील्ड पे रहते हो, आप लड़ाइयाँ लड़ते हो, तो आप ये नहीं देखते कि कौन किस जाति से है। हालांकि चाहे अभी बुजुर्गों की पेंशन का मामला था, किसानों का मामला था, अलग अलग मुद्दों पे हम देखते हैं आपको, और सरकार को ललकारते हुए देखते हैं, बलहारा जी को भी और आपको भी। तो जो समाज शब्द है, समाज शब्द को आप कितना मानते हो, या सिर्फ जातियों में, ग्रुपों में, धर्मों में लोग बटे हुए हैं? क्या समाज शब्द एक्चुअल में है, समाज है तो वो क्या है समाज? क्योंकि आमतौर पर जब कोई लड़ाई होती है तो वहाँ पे समाज नाम का कोई ऐसा तत्व दिखाई नहीं देता, वहाँ पे जातियाँ और धर्म के नाम पे ही काफ़ी कुछ चल रहा है आजकल। देखिए, जो जातियां हैं वो तो बलहारा जी ने जैसे बताया कि काम के हिसाब से कभी बनी थी, लेकिन वास्तविक जो है, अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को अध्यात्म की तरफ ले जाएं तो जातियां तो जूनी का नाम है, जैसे मानव जाति, जैसे पशु जाति, तो जातियां तो उन चीज़ का नाम है। तो अब जो गुरु नानक देव जी हुए हैं, उन्होंने कहा है मानुष की जात सब है एक कै पहचान वो। काम के हमने बांट लिए तो अलग बात है कि एक कुछ काम करता है, दूसरा कुछ काम करता है, उसका नाम रख दिया, नाम रख दिया उसका। तो लेकिन वो नफरत पैदा करने के लिए नहीं था, वो तो एक दूसरे का पूरक था। जैसे मान लिया हम गांव में रहते हैं, एक लोहे का काम करना उसने शुरू कर दिया, हमने उसका नाम लोहार रख दिया, वो सारे गांव का काम करेगा, सारा गांव उसको हेल्प करेगा, वो हमारा भाईचारा था। हम भी जब छोटे छोटे थे, किसी ने हल्का काम करवाना उनसे करवाया और उसके बदले 10-10 किलो अनाज पूरे गांव ने उसको दे दिया। इसी तरह जो लकड़ का काम करता है, हमने उसका नाम बढ़ई रख दिया, उससे पूरे गांव ने लकड़ का काम करवाया और उसको हमने पूरे गांव ने 10-10 किलो अनाज दे दिया। ऐसे जो बाल काटने वाला उसका नाई है, उसको भी हमने 10-10 किलो सारे गांव ने दे दिया। ऐसे हम बांट के खाते थे और ऐसे हमारा भाईचारा था। ये एक समाज का ढांचा था कि किसी का काम ना रुके, सब हम भाईचारे से रहें और एक दूसरे के सहयोगी भी बनते थे। जैसे कोई शादी है, हमने ये कहा था कि हाँ, जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने सिस्टम खड़ा किया हुआ था कि जैसे किसी की शादी है, उसमें सब ने कन्यादान डालना है या उसमें सब ने न्योंदा डालना है कि भाई ठीक है, उसकी शादी है ना, उसको हर आदमी हर घर से उसको 5-5 रुपये दे दो। पुराने टाइम में उसको 10-10 रुपये दे दो, उसके बोझ ना पड़े। यहाँ तक था कि अगर किसी का कोई डेथ होगी, संस्कार करना है, हम कहते हैं ना जो 2 डक्के उठा के डालते हैं कि उस पर लकड़ डाल दी, एक्चुअली ये था कि उसके पास संस्कार के पैसे ना हो तो सब अपने अपने घर से एक लकड़ी ले आओ और उसका संस्कार हो जाएगा। ये था समाज का ढांचा, जिसको जातियों में बांट के फिर उसको धर्मों में बांट के। धर्म क्या था? अब
मोहम्मद साहब आए, उन्होंने परमात्मा से मिलने का रास्ता सुझाया, ठीक है। उनके जाने के बाद हमने उसमें कट्टरता आ गई कि अब और जो है और गुरु पैदा नहीं हो सकता। ईसा मसीह जी आए तो उसके बारे हम उनके बाद जाने के बाद हमने कहा भाई अब और नहीं आ सकता। इसी तरह से उसमें कट्टरता आती चली गई कि जो दूसरे गुरु आया उसने आके भी परमात्मा के बारे में समझाया। कोई ऐसा गुरु आज तक दुनिया में नहीं आया जिसने परमात्मा से अलावा कोई और बात की हो, जिसने ये कहा हो 2 परमात्मा है, जिसने ये कहा हो 4 परमात्मा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या समझ लिया कि हिंदुओं का परमात्मा और है, मुसलमानों का और है, सिखों का और है। किसी की वाणी, गुरु ग्रंथ साहब में 36 गुरुओं की वाणी है, 36 महात्माओं की। सबका संदेश तो एक ही है ना कि परमात्मा एक है, तेरे अंदर मिलेगा, गुरु के द्वारा मिलेगा। हमने उनको धर्मों में बांट लिया। समाज जो था वो सब कैसे सुखी रहें, किसी का काम ना रुके, उस ढांचे का नाम समाज है, एक व्यवस्था का नाम समाज है, व्यवस्था का नाम। लेकिन अब क्या हो गया, अब उसमें हड़क फूट गई कि किसी को सीमा ही नहीं है कि वो कितना कमाए, वो दूसरे को कैसे लूट सकता है। पहले तो ये था दूसरे की मदद कैसे कर सकता है, अब ये है कि दूसरे को कैसे लूट सकता है और उसकी सीमा नहीं है। कि 1000 करोड़ का मालिक हो गया, 50,000 करोड़ का मालिक हो गया, उसको सीमा ही नहीं है। वो ये भूल गया कि ये पैसा तेरे किसी काम का भी है क्या। जितना उसको चाहिए सारी सहूलतें पूरी करने के बाद वो जो और हड़क फूट रही है और दूसरों का को नोच रहा है, वो ये भूल ही गया कि मतलब ये तेरा किसी काम का भी है। परमात्मा को तो भूल, परमात्मा नाम की चीज को याद ही नहीं है। इसलिए जो परमात्मा की औलाद है उसी का वो शोषण कर रहा है उल्टा। और वही कारण है कि आज जो होड़ चल रही है, आज जो पाप जिस तरह से बढ़ रहा है, मतलब अभी आ रहे हैं कि आप देखिए कि 23 करोड़ लोग आज भारत के अंदर ऐसे हो गए जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है। और इसी देश के अंदर एक आदमी ऐसा हो गया कि अगर उसकी एक दिन की कमाई उस 23 करोड़ लोगों में बांट दी जाए तो 23 करोड़ लोगों में एक भी भूखा नहीं सोएगा, केवल एक आदमी की। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है और अभी जो वो ऊपरले है उन्हीं का कर्जा माफ हो रहा है। तो एक तरह से समाज के ऊपर पूरे उसके ऊपर कब्जा पूंजीपति लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर। ये जो कब्जा है, जो पूंजीपतियों का कब्जा है, ये एक खास व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। जैसे शासन और प्रशासन, इसमें मुख्य भूमिका तो पुलिस की रहती है और राजनीतिक जो पार्टियां उनकी रहती है, क्योंकि कॉरपोरेट राजनीतिक पार्टी के थ्रू, पुलिस के थ्रू आम आदमी तक पहुंचता है। वहां से उसको डराया जाता है, वहां से उसको दबाया जाता है, उसके हकों को दबा के, और वहां से उसका शोषण किया जाता है। तो हमारे समाज में जिस तरीके से आज व्यवस्था जो है, किसी भी व्यवस्था की हम बात करें, चाहे शासन है, प्रशासन है, राजनीति है, चाहे हमारे कोर्ट है, या फिर हमारी जो पंचायतें हैं, उनका हाल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है अभी। तो ये जो व्यवस्था खराब हुई है, अगर हम बात करें प्रशासन की, तो समाज में और जाति के सिस्टम को देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है, जिस तरीके से आजकल हम देखते हैं, बहुत वीडियो आती हैं कि बदतमीजी हो रही है, औरतों के साथ मार पिटाई होती है और बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो सामाजिक तौर पर हमें पुलिस की कितनी ज़रूरत है, या हम खुद सक्षम हैं अपनी सुरक्षा के लिए? देखिए, सुरक्षा के लिए तो हम कभी खुद में सुरक्षित नहीं हो सकते, उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक व्यवस्था की जो आपने बात की है, वो व्यवस्था जो आज हमारे देश के अंदर है, यहाँ लुटेरे संगठित हैं और कमेरे असंगठित हैं। लुटेरों ने इकट्ठे होकर एक लॉबी बना ली, उस लॉबी में एक फंड इकट्ठा कर लिया। जो पार्टी आएगी ABC, उसको जितनी जरूरत होगी वहां से पैसा मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने फंड देकर सारी पार्टियों को खरीद लिया, सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी, सबको उन्होंने दिया। इसका मतलब यह है कि सब उनके खिलाफ तो नहीं बोलेंगे, और उनके खिलाफ नहीं बोलने का जो रिजल्ट सामने आया फिर वो आया कि इसका मतलब जो सरकार बैठी है, जब जिससे उन्होंने पैसे लिए हैं उसकी तो गुलाम रहना पड़ेगा। जब उसकी गुलाम रहना पड़ेगा तो सारे कानून उसके पक्ष के बनेंगे।
जब सारे कानून उसके पक्ष के बनेंगे तो वो जो है वो ज़्यादा कमाई वाले कानून बनाएंगे। जो ज़्यादा कमाई वाले कानून बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी का शोषण होगा। अब जैसे 1 रुपये किले पर उनको ज़मीन दे दी जाती है, अगर हम गांव का देखें 100 गज का प्लाट नहीं मिलता उनको। या आप ये मानिए कि आज आधे घंटे में एक किसान सुसाइड कर जाता है कर्जे में, किसी की ज़मीन नीलाम हो रही है। ये जो है बलिहारा जी बहुत उलट रहे हैं उनके लिए कि किसी का मकान को ताला लगा दिया बैंकों के लिए, ठीक है, ये खुलवाते हैं जी बैंकों के। हाँ खुलवाते हैं, हमने भी कई जगह खुलवाए हैं। तो वो क्या है कि एक आदमी की तो ये हालत है कि उसके पास 4 किस्तें नहीं भरी कि उसकी गाड़ी उठा के ले गए, उसके मकान को ताला लगा दिया और सारे परिवार को निकाल के बाहर फेंक दिया। और दूसरी तरफ जिसको 50,000 करोड़ देना था उसका 2,000 करोड़ में फैसला कर लिया, 490 करोड़ में। 490 करोड़। मैं वो बता रहा हूं, हाल देखिए ना देश का। पिछले 11 साल में 16.5 लाख करोड़ उन लोगों का माफ कर दिया जो पहले से खरबपति हैं और जो देश के लिए कमा रहे हैं और उनका गुजारा नहीं चल पा रहा। और उनका गुजारा भी इसलिए नहीं चल पा रहा कि उनको उनकी मजदूरी नहीं मिली। आप आज अगर देखें देश में जो MSP है, जो हमारे से बिना पूछ सरकार तय करती है, किसानों से बिना पूछ, किसानों की राय के बिना, लागत के आधार पे नहीं, अपनी मर्जी से। लागत तो हरियाणा सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जितना रेट देते हैं उससे ज़्यादा दिखा रहा है लागत। लेकिन जो तय किया फसल बीजने से पहले तय किया उससे भी 4 लाख करोड़ कम मिलता है भारत के किसानों को हर साल। हर साल 4 लाख करोड़ का लॉस। एक दूसरा, जो हमारे मजदूर हैं आज जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम करने के 13,000 है न्यूनतम, लेकिन 10,000 में 12 घंटे काम करवा लिया। 12 घंटे की उसकी बनती थी 20,000, 20,000 की जगह उसको मिले 10,000। उस 10,000 वो उसकी जेब से पैसा निकल के किसी अमीर की जेब में चला गया। यानी देश का मजदूर और देश का किसान या छोटे लोग कह लो, उनका इस तरह से सीधा शोषण जो सरकार को रोकना चाहिए। लेकिन सरकार क्यों रोके? क्योंकि उनकी लोबी है। ये जो समाज की और जाति की हम बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जो समाज और जातियां थी ना, जो समाज था, समाज को तोड़ा गया, समाज को तोड़ के जातियां बनाई गई, जातियों को तोड़ के और छोटे ग्रुप बनाए गए, ये टूटता चला गया। और ये आज इस कदर टूट गया कि अगर किसी घर में 2 मियाँ बीवी रहते हैं तो उनको तोड़ने के लिए भी उनके हाथ में मोबाइल दे दिए गए हैं। बीवी अपना अलग मोबाइल चला रही है, आदमी अपना अलग मोबाइल चला रहा है। तो ये जो तोड़ा गया है समाज को, और हमारी जो व्यवस्था होती थी खापों की, भाई आज आप पुलिस में जाओ या फिर आप कचहरी में जाओ तो आपको इंस्टेंट कोई फैसला नहीं मिलता वहाँ पे, वो आपका चलता रहेगा सालों साल। तो खापों में क्या होता था कि बातचीत के जरिए जल्दी फैसले हो जाते थे समाज में। समाज की अपनी की व्यवस्था थी पंचायतों की, खापों की, जिसको भी राजनीतिक लोगों ने या कुछ ऐसी शक्तियों ने तोड़ दिया। तो ये जो खाप व्यवस्था थी, ये जो टूट चुकी है, क्या हम ये माने, जैसे आज आपका एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन और बलहारा जी लीडर इंडिया JSM चला रहे हैं, तो ये जो संगठन है आज, क्या ये संगठन नई खापे हैं? ये मान लिया जाए कि आज लोगों को संगठन बना के संगठनों से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि वो इतने टूट चुके हैं कि वो छोटे छोटे ग्रुपों में आ गए हैं, और जिसकी वजह से प्रशासन और पुलिस उनको डराती रहती है। इसमें ना मैं थोड़ा सा अगर ऐड ऑन करना चाहूँ जो छोड़नी साहब ने जो कहा जी। और उसमें वो एक क्वेश्चन भी मिस हो गया और आपने जो बोला था, हम बिरादरी को समाज समझने लग गए। टीवी के उसके सड़क पे चलोगे ना तो गाड़ियों के पीछे लिखा मिलेगा या फिर फेसबुक के ऊपर लिखा मिलते हैं, ये लोग लिखते हैं रोड समाज, हम लोग लिख देते हैं जाट समाज, वो लिख देते हैं चमार समाज। समाज वो नहीं है, वो बिरादरी है बेसिकली हमारी है सारों की। समाज होता है जब 36 की 36 बिरादरियाँ एक हो जाएं, एक मंच पर आएँ और इकट्ठी हों। जब तक 35 भी रहेंगी तब तक वो 35 बिरादरी हैं, समाज नहीं है। समाज बनेगा 36 की 36 बिरादरियों से, और 36 की 36 बिरादरियों से प्योर प्रजातंत्र लोकतांत्रिक तरीके से उनका प्रतिनिधि आकर वहाँ प्रतिनिधित्व करे, ना कि कुछ लोग आकर के
हमारी तरह अपने आप से लड़ने का ठेका उठा लें। जैसे हम लोग जो हैं, हमारे हमारे अलग, या तो हमारे पुरखों के ऐसे संस्कार रहे होंगे, जैसे अब चौड़ोनी साहब तो गुरु गोबिंद सिंह की संतानों की कैटेगरी से आ रहे हैं, हम लोग भी उसी कैटेगरी से हैं बेसिकली। हमारे बारे में यहाँ एक चीज़ पूरी दुनिया में चर्चित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये 3 प्रदेश, ये इस एरिया के जो लोग हैं, यहाँ की गंगा की और इन 5 नदियों की और इस हिमालय की वजह से और वनस्पतियों की वजह से हमारे खून में, हमारे जीन में एक स्पेशल कैटेगरी पाई जाती है जिसको बोलते हैं वॉरियर जीन। वो वॉरियर जीन एक्चुअली ये साइंटिफिक टर्म है, उसमें वो वॉरियर जीन जिसके पास होगा वो पैदा ही लड़ने के लिए हुआ है। उसे अगर लड़ने के लिए कोई दूसरा दुश्मन नहीं मिलेगा तो वो घर में लड़ना चालू करेगा, वो अपने भाइयों से लड़ेगा, वो अपने गांव से लड़ेगा। ये उनको पता है कि वो लड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। हम लोगों ने पहचान लिया कि हमारे समाज का असली दुश्मन मेरा गांव, मेरे आसपास के लोग नहीं हैं, और जो दुश्मन है उससे लड़ें, हम अपने उस जीन का सबसे पहले बेनिफिट उठाएं। ये जो संगठन है ये इंडिविजुअल की अपनी एक पहल है, जिनको लोग मतलब ये मानने लग जाते हैं और बल्कि उस फेस के साथ ही अटैच कर देते हैं, जो कि समाज का या खाप का आईना कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, वहाँ अपने आप से समझ से आए हुए लोग नहीं हैं। दूसरी बात, जो आपने पुलिस की ज़रूरत की बात कही थी, आज पुलिस 2 ही काम करती है। अगर आप उसके पास अपनी शिकायत लेके जाते हो तो 2 लोगों में झगड़ा हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो सबसे पहले दोनों को कहेंगे कि बाहर बैठ करके अपनी बातचीत करके इसको पंचायत के माध्यम से सुलझा लो। पहला सवाल कि पुलिस के डंडे के डर से क्यों आप पंचायत के माध्यम से सुलझा रहे हो, आप अपने आप से क्यों नहीं सुलझा लेते हो? ये एक सवाल है पूरे समाज को। दूसरी चीज ये है कि या दूसरा काम पुलिस करती है कि दोनों के खिलाफ या एक के खिलाफ पर्चा दर्ज कर देती है जो इन्वेस्टिगेशन में आए, या जो पैसा ज्यादा दे दे, या जिसके साथ जान पहचान ज्यादा हो, या जिसकी सिफारिश आ जाए, या जो ज्यादा पावरफुल हो। इसके हिसाब से पुलिस जो है वो पर्चा दर्ज कर देती है। पर्चा दर्ज करने के बाद वो मुकदमा चलता है कोर्ट में, और कोर्ट की व्यवस्था ये कहती है कि आप 25 साल 23 साल या मरने तक भी आपको न्याय मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अन्याय हो जाए तो आप अगली कोर्ट में जाओगे, फिर उसके बाद अगली कोर्ट का ऑप्शन ऐसा है कि आप मर ही जाएंगे, लेकिन आपके खिलाफ, अब मान लीजिए चौड़ोनी साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज है देशद्रोह का, हो रखे होंगे जी 2-4 तो देशद्रोह, बहुत 18-20 नहीं देशद्रोह के, देशद्रोह के कितने हैं? का तो शायद नहीं हुआ, देशद्रोह का भी नहीं हुआ, याद नहीं है जी किसकी चीज़। तो लेकिन समाज के अंदर लड़ते हुए, या अभी जैसे मान लो रवि आजाद के ऊपर SC/ST एक्ट में और पोक्सो में मुकदमा दर्ज है। मान लीजिए कोई वायरस आ जाए जो इनका प्रोपेगेंडा चला था टेस्ट के नाम पर या इलाज के नाम पर, रवि आजाद को कुछ हो जाए फॉर एग्जाम्पल, इसी दौरान कुछ हो जाए, तो उसकी मतलब उसको कुछ होने के बाद इतिहास में क्या लिखा जाएगा कि तुम्हारा बाप, तुम्हारे पुरखे, जैसे भगत सिंह के बारे में क्या लिखा गया कि तुम्हारा पुरखे आतंकवादी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या लिख दिया इतिहास में कि वो युद्ध अपराधी हैं, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी हैं। ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा और कितना बड़ा स्कैम है पूरे समाज के लिए कि एक व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, अब चौधरी साहब लड़ रहे हैं, 17-18 मुकदमे इनके ऊपर हैं, 17-18 मुकदमों के सुलझने से पहले ही मतलब अगले 5, 7, 10, 20 साल में तो उनका कुछ होने वाला है नहीं वैसे भी, तो जब वो कुछ होगा नहीं तो ये मुकदमे लेकर अपने साथ जाएंगे। अगर इनको कुछ होता है तो क्या लिखा जाएगा कि वो देशभक्त थे, या आंकड़ों के हिसाब से तो वो अपराधी थे क्योंकि उनके ऊपर केस हो रखे थे। तो लड़ने वाले लोगों को मरते वक्त अपराधी लिखा जाए, ये व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी है। ये पुलिस का ही काम है, वो पूरी प्रणाली का काम है। अर्थात मैं ये कहूंगा कि यदि सारा मसला समाज ने ही सुलझाना है तो क्यों ना समाज को इतनी समझ दे दी जाए कि आओ बैठते हैं, पुराना क्या हुआ, मेरे आपके दादा ने मेरे दादा को क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, चलो हो गया, मान लेते हैं 100 कारण रहे होंगे इतिहास में और जिसकी वजह से गड़बड़े हुई हैं। आज तुम क्या चाहते हो? क्या तुम इसी तरह बीमार मरना चाहते हो? क्या तुम इसी तरह लाचार मरना चाहते हो? क्या तुम्हारे ऊपर अत्याचार होते रहे और कोई भी तुम्हारे साथ ना आए, इस तरह का समाज चाहते हो? जिस तरह का जिक्र चुनू साहब वहां अंदर बैठे थे बात कर रहे थे कि यार अभी भी कर रहे थे कि किसी के घर में कोई डेथ हो गई, किसी के घर में कोई शादी ब्याह हो गई, लड़की की शादी कन्यादान का इशू है, आज क्यों नहीं हम आ सकते? आओ बैठ के बात करते हैं ना, क्यों नहीं आते हैं? लेकिन ये लोग SC/ST एक्ट है, महिलाओं के लिए बने स्पेशल कानून है, लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून है,
अडल्ट्री के लिए जो बने हुए कानून है स्पेशली इस तरह बनाए जाते हैं, डिजाइन किया जाता है कि उन मुकदमों की आड़ में, मतलब उनकी आड़ में ये सब हो जाए। आप आज किसी सरकारी अधिकारी की कंप्लेंट लेकर के पुलिस चले जाओ, बैंकों के फ्रॉड का एफआईआर दर्ज कराने चले जाओ, पुलिस वाले की कान पर जूं नहीं रेंगती है, अपनी कुर्सी से हिलने का नाम नहीं लेता है, जो भी नहीं करता है, वहीं बैठा 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 रहो बैठा बैठा करता रहता है। वहीं किसी महिला ने झूठी भी कंप्लेंट किसी के खिलाफ कर दी हो तो मैंने अपने कानों से सुना है ये कहते हुए, चलो माल आया है, चलो मुर्गा फंसेगा आज। मतलब महिला ने कंप्लेंट करी है तो उनको मालूम कंफर्म है कि उनको मुर्गा फंसना है। SC/ST एक्ट में अगर कोई आदमी नहीं भी फंस रहा है तो भी समाज को तोड़ने के लिए खेल हो रहा है, तो तोड़ा गया प्लान करके। इसको हमें समझना चाहिए कि अच्छा, खाप में बैठे जो चौधरी लोग थे, जो पंचायती लोग थे, उन लोगों को लालच दे करके इज्जत के नाम पर, सम्मान के नाम पर विधानसभा में भेज दिया और वहां उनको करप्ट कर दिया गया। अब करप्ट आदमी समाज की आवाज नहीं उठा पाएगा, वो तो अपने करप्शन को ही बढ़ावा देगा। ये जो अभी आप बोल रहे हो, मैं एक लाइन इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जब भी कोई विधायक है जी, हमारे बीच का कोई राजनीतिक आदमी है, वो समाज से वो निकला है, मनसा चाहे उसकी जो भी है, वो जब वोट मांगता है तो वोट मांगते हुए तो वो ये कहता है कि मैं आप लोगों का आदमी हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा। जिस दिन वो इलेक्शन जीत जाता है उस दिन वो ये बोलता है कि सिस्टम से काम होगा, मैं सरकार हूँ और सरकार का फैसला ये है, इस तरीके से मेरे से बात मत करो। फिर वो इलेक्शन जीतते ही वो आपका बीच का, वो आपने चुन के भेजा है ना, तो आपने भेजा तो मालिक तो आप रहे ना उसके। वो ये जो बदलाव है उसमें एकदम से कि अब मैं सिस्टम बन गया हूँ, अब मैं सरकार बन गया और जनता कुछ बोलती नहीं है, ये क्यों है? ये डर क्यों है लोगों को? ये क्यों बोल नहीं पा रहे? क्या मानसिकता है जी? देखिए, चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि हमारी जनता जो है, लोग जो हैं, ये समझाए नहीं जा सकते, ये बहकाए जाते हैं। अगर वो नेता जाके सच बोल दे कि हाँ भाई काम तो आपके कानून के हिसाब से ही होंगे, और दूसरा नेता झूठ बोल दे कि हाँ जी आप आ जाओ ना मैं सारे करवा दूंगा, तो जो झूठ बोलेगा उसको वोट डालेंगे। तो हमारा जो सिस्टम खड़ा हुआ है, वो पहली बात तो ये है कि राजनीति में वो कामयाब है जो जमीर मर जाएगी इसकी। जिंदी जमीर वाला, सच बोलने वाला, ईमानदार भारत में राजनीति नहीं कर सकता। यहाँ तक है कि लोगों की मानसिकता बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक ज्ञानी साहब सिंह है शाहबाद से, वो एक बार गुरुद्वारे के चुनाव में खड़ गया, पंजाब ने अलग खड़ा दिए, हरियाणा की कमेटी ने अलग खड़ा दिए, और हम उसके लिए वोट मांगने गए। जो लोग हैं गुरुद्वारे के चुनाव में कह रहे जी ये ज्ञानी ध्यानी आदमी है, संत आदमी है, इसको चुनाव में खड़ने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा भाई गुरुद्वारों के प्रबंधन में भी गुंडे चाहिए। लोगों की मानसिकता कि जो नेता हैं उनकी क्वालिटी चोर, झूठे, दगाबाज, मतलब वो लोग चाहिए। सच्चे को, ईमानदार को वोट पड़ती नहीं। इसलिए जैसी जनता होती है फिर वैसे वो हो जाते हैं, जैसे वो होते हैं वैसी जनता हो जाती है। मेन दिक्कत तो जनता में आई ना जी, कमी तो हमारे अंदर है। जनता में मैं बता रहा हूँ ना, अब जनता में क्या है, एक आदमी दारू पीता है, ठीक है, वो बस आदी है 24 घंटे का, उसको क्या पता है समाज का, उसको क्या पता है देश के बारे में। उससे तो जिसने पिला दी, आपने देसी पिला दी तो आपके गुण गा देगा, दूसरे ने कल आके अंग्रेजी पिला दी, कल को उसके गा देगा। दूसरा, हमारे देश के अंदर गरीबी, अति गरीबी, जिसका परिवार ही नहीं चलता, जिसका पेट ही नहीं चलता, जिसके घर में भी मार पड़ा है, और कोई मेरे जैसा उसको आए कि भाई तेरे का इलाज मैं करवाऊंगा, तेरी 10 वोट है मेरे को डाल देना, डाल देगा जी, ऐसे होता है। ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं हमारे सिस्टम को दूषित कर रही हैं। इसलिए हमारे समाज के अंदर जो त्रुटियां हैं वो घटने की बजाय, कम होने की बजाय लगातार 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 बढ़ रही हैं। अब जैसे आपने खाप पंचायतों की बात की थी, कभी ये होता था कि लोग थाने में नहीं जाते थे, गांव में पंचायत होती थी, गांव में फैसला होता था और एकदम ही होता था, मौके पर ही होता था और सच होता था। ये सही है ना? कहावत है कि पंचायत में झूठ नहीं चलता और कोर्ट में सच नहीं चलता।
हाँ जी, ये सच है। डॉक्टर साहब तो यही बोलते हैं। Yes. जो कोर्ट में जाके सच बोलेगा मर जाएगा, हाँ जी, और जो पंचायत में झूठ बोलेगा वो मर जाएगा। ठीक है। और पंचायत का जो फैसला था वो ऑर्डर नहीं था, कोर्ट में ऑर्डर होता है, फैसला होता है। पंचायत में ऑर्डर नहीं था, पंचायत में फैसला था। फैसला जो दोनों को शूट करे, जो न्याय, भाईचारे, बल्कि उसे फैसले से भी ज्यादा न्याय बोलेंगे। यहाँ न्याय बोलो उसको, मतलब हाँ। मेरे कहने का मतलब भी उनका जो था, दोनों को इंसाफ मिल गया और दोनों राजी हो गए और आगे के लिए झगड़े खत्म हो गए। अब मान लिया एक आदमी को कोर्ट ने सजा कर दी, किसी ने कत्ल कर दिया, उसको सजा कर दी 20 साल की। दुश्मनी तो जैसे की तैसी खड़ी है ना उसकी। हम कितने देखते हैं, अगला तरीके पे दूसरे ने गोली मार दी, कितने देखते हैं। अब इंसाफ कहाँ मिला? कोर्ट ने उसको इंसाफ दिलवाते वक्त क्या जिसका कत्ल हुआ था उसके परिवार से पूछा कि तेरे को क्या चाहिए? नहीं पूछा, इतनी बात तो होती नहीं। नहीं पूछा। अब उसको 20 साल कर दी, उस परिवार को क्या मिला? उसके तो एक बीवी थी, 2 बच्चे थे, वो तो रह गए, उनके तो बेचारे को पेट कैसे पाले? तो मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छा, फिर दूसरी चीज, कोर्ट में केस चल गया, हमारा एक जमीन का केस था, 45 साल में निपटा। 45 साल में हमारी एक सिस्टर थी यहाँ मनी माजरा चंडीगढ़ में, उसके मकान पे यूपी के ने कब्जा कर लिया, किराए पे लिया। उस किराए वाले ने अगला एक और साथी रख लिया, वो और साथी रह गया, वो पहले वाला चला गया और उसने किराया भी नहीं दिया और उसने मकान भी नहीं छोड़ा। 12 साल उसको मकान छुड़वाने में लग गए। जो ये इंसाफ है जो यहाँ? चौधरी साहब ने जो कहा ना, और जो आपने जो पूछा, उसमें अगर थोड़ी 2 बात ऐड और कर दें, जो पंचायत के फैसले और पुलिस और कोर्ट के जो फैसले हैं उसमें अंतर कितना है। कोर्ट फैसला देगी जेल का, मान लीजिए कत्ल का ही एग्जाम्पल ले ले या दूसरा कोई एग्जाम्पल, किसी की लड़की छेड़ने का या कुछ भी, चोरी का। अगर कोर्ट फैसला दे देगी तो वो बंदा चला गया जेल में, तो पूरी की पूरी जनरेशन में कोई नहीं देख रहा कि वो जेल में क्या कर रहा है। ये भी रहे हैं जेल में, मैं भी रहा हूँ। वहाँ जेल वालों की अलग सोसाइटी है, वहाँ वो बेस्ट फ्रेंड बन के निकलते हैं, वहाँ वो वकील बन के निकलते हैं, वहाँ वो खूब मस्ती करते हैं, सुबह से लेकर रात तक ऐसा कोई सीन नहीं है कि उनको कोई तकलीफ वहाँ पर होती है। और बाहर जो जनता है, बाहर जो आपके बच्चे हैं जो भी 3 साल के हैं, 5 साल के, 10 साल के, उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट 0 है, क्योंकि न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। पंचायत ने कोई फैसला सुना दिया और वो फैसला सारे गांव ने देखा और सब ने देखा, तो अगली जनरेशन भी देख रही है कि भाई यहाँ पर आकर के आपको हिसाब देना पड़ेगा, यहाँ पर आकर के तुमको ये भुगतना पड़ेगा जो भी तुम कर रहे हो। तो अपराध रुकने के ज्यादा चांसेस पंचायती फैसले में है, समाज के सुधरने के ज्यादा चांसेस आपके गांव के फैसले में है। मतलब कोर्ट के फैसले में सुधार के चांसेस तो शून्य बलिहारा जी, है। एक चीज और है, वो चीज ये है कि कोर्ट ये गवाह देखती है, गवाह। हाँ, कोर्ट गवाह देखती है कि अब वो गवाह कौन बनता है। एक मर्डर हो गया उदाहरण के तौर पे, तो उसका गवाह कौन बना? उसका रिश्तेदार। हाँ। अरे रिश्तेदार तो वहां था ही नहीं, 100 किलोमीटर भी। उसने गवाही दी, हाँ जी मैं अपनी रिश्तेदारी में था, मेरे सामने इसने गोली मार दी। और जिसके सामने गोली मारी वो गवाह नहीं बना। तो कोर्ट, अच्छा क्या है कि एक का नाम झूठा रख दिया। हाँ, मैं जेल में रहा हूँ, मैंने 5 साल कैद काटी है, तो मैं वहाँ पे बहुत से केस देखता था। एक यही कुरुक्षेत्र का केस था, उसमें 4 आदमी असली थे और 9 आदमी उसमें वो थे जो कत्ल में थे ही नहीं, सजा काट के आए। 50% लोग जो है वो का सजा काट रहे हैं जो गुनाह में है नहीं। मुझे लगता है ज्यादा होंगे जी। आप देख, या मैं ज्यादा है, मैं आपको बड़ा अच्छा वो बताता हूँ। और फिर बता रहा, यहाँ एक सीआईए में था रणबीर वर्मा या असली गुनाहगार तो पहले बता के फिर करते हैं। रणबीर वर्मा या रणबीर शर्मा सिस्टम सेट करके इंस्पेक्टर था। वो क्या करता था, उसने एक यूपी का आदमी, बिहार का आदमी जो यहाँ मजदूरी करने के लिए आया था, वो उठा लिया स्टेशन से, सेलर से, कहीं से भी उठा लिया, उठा के उस पर एक पिस्तौल डाल दिया। अब बिहार के आदमी की, नेपाल के आदमी की यहाँ कौन जमानत कराएगा बेचारे की? उसको पड़े हो गए 1 साल। अब 1 साल तो उसके साथियों ने उसको राय दी, भैया तेरे बाहर निकल जाएगा, कोई तरीका नहीं, मुकदमा तो निपटेगा 5 साल में, सजा है इसमें 1 साल। अब 1 साल सजा है, 5 साल में मुकदमा निपटेगा,
तो भैया तेरे पास क्या चारा है? उसको सलाह दी कि अभी सेशन जज आएंगे दौरे पे, उनको बोलना महाराज मैं इकबाल करने के लिए तैयार हूं कि हाँ मेरे पास पिस्तौल था। तो उसने और तो चारा बाहर निकलने का था ही नहीं, फिर वो 4 साल वरना और लगाएगा। तो उसने कोर्ट को, जज को ये कहा कि महाराज मेरा जान छुड़वा दो, मैं इकबाल कर लूंगा। अगली तारीख में उसने कोर्ट में जाके लिख के दे दिया कि हाँ जी मेरे पास पिस्तौल था। तो फिर कोर्ट ने क्या किया कि ठीक है इसको 1 साल हो गया, इस केस में साल सजा बनती है, अंडरगोन कर दिया उसको, जितनी तूने काट ली वो तेरी सजा है और भाई बच जा। झूठा मुकदमा उसके ऊपर बनाया, कोई गवाह नहीं था, किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, और उसको सजा हुई और उसका पीछे परिवार बर्बाद हुआ। और उस थानेदार को ऐसे मेरा ख्याल से 20 केस मेरे को कुरुक्षेत्र के अंदर मिले, 20 केस कुरुक्षेत्र की जेल में मिले। ये 2004 की बात है। और उसको प्रमोशन मिली और राष्ट्रपति से अवार्ड। कमाल है। यही तो खेल है, राष्ट्रपति से अवार्ड मिला उस यही तो बंदे खेल को। है। ये इसी पे आज का तभी ये चर्चा चल रही है। हमारी न्याय व्यवस्था, मैं ये कहता हूं कि कानों को हाथ लगवा दिए। वो जो जेल जाने से पहले जो कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने के चक्कर है ना जी, सजा तो वो है, सजा तो वो देते। मैं ये कह रहा हूं वो भी मान गए। वही अब हमने एक केस किया हाई कोर्ट में एमएसपी का, कि एमएसपी जब सरकार ने फसल बीजने से पहले तय की तो फिर वो मिलती क्यों नहीं? वो तो मिलनी चाहिए, वो तो जरूरी है मिलनी। जब रेट तय करके हमें ये कहा कि आप ये बीजो, हम आपकी फसल का ये रेट देंगे, उनके रेट के ऊपर हमने बीजी, वरना वो ना बीजते हम तो कोई और बीज लेते वही। तो उस केस की 125 तरीके पड़ी। 125 हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। जी। जबकि 2, 3, 4 तरीकों में फैसला हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। हमने हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और सेंटर सरकार पार्टी बनाई उसमें, और तीनों सरकारों ने ये नहीं कहा कि हाँ खरीदना हमारी ड्यूटी नहीं है। उन्होंने जवाब दिया जी ये सेंट्रल गवर्नमेंट रेट तय करती है। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जी जो फसल है, जो खेती है वो स्टेट का मैटर है। स्टेट ने कहा जी हमारे पास पैसा नहीं है, सेंटर ने कहा जी हम पैसा दे देंगे, उन्होंने कहा जी हमें घाटा पड़ता है, उन्होंने कहा जी हम पूरा कर देंगे। 125 तरीके पढ़ने के बाद उस केस को फाइल करके रख दिया। पूरे देश के किसानों का केस है, छोटे मोटे की तो क्या गति है यहाँ, फाइल करके रख दिया। हमने कोर्ट को ये कहा कि आप हमें हरवा दो, आप हमारे खिलाफ कर दो, हम सुप्रीम कोर्ट तो चले जाएं। ना खिलाफ किया ना पक्ष में किया और रिजर्व करके रख दिया। 2014 से आज 2026 हो गया, चल रहा है। हाँ एमएसपी जिसके लिए हम लड़ रहे हैं ना, कोर्ट का ये हाल है। ये जो व्यवस्था के गिरने की, खापों के टूटने की, खापें तो टूट चुकी हैं जी अब, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। ये भी एक सवाल है आपसे कि खाप टूटी क्यों। और जो गुरनाम जी ने भी बताया है कि व्यवस्था जो है कोर्ट कचहरी अपनी पुलिस वो सारा, तभी हम आज यहाँ पे बैठे हैं। तो अब सवाल ये आ गया कि राजनीति, इसका कारण तो मुख्य राजनीति है। हर जगह खापों में भी राजनीति हुई है, हर जगह राजनीति है। ये केस कर रहे हैं, इन्होंने भी राजनेताओं को बनाया, गवर्नमेंट को। तो जो अब जो हालात चल रहे हैं ना, वो ये चल रहे हैं कि राजनेताओं से लोगों का विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। जब भी सरकार बदलती है लोगों को लगता है कि ये अच्छा करेगा। जितनी झूठ पिछले टाइम में बोली है प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने बोली है, लोगों को ये था कि ये शायद कुछ कर देगा, और इन्होंने तो मतलब खून निचोड़ दिया जी लोगों का, गरीब मजदूरों का। अभी लोग बिल्कुल ये है कि खत्म हो चुका सब कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में आप जैसे कुछ लोग दिखते हैं समाज में लड़ते हुए, और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा अब भी कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ लोग मान रहे हैं, आपकी बात भी सुन रहे हैं, इनकी भी सुन रहे हैं, साथ भी आ रहे हैं। तो जो संगठन है आपके राजनीतिक तौर पर, आपने घोषणा कर दी जींद में कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अब, और आपकी वजह सही भी है जो पेवा में हुआ था जमीन छुड़वाने के बाद। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजनीतिक व्यवस्था, उन नेताओं से तो हमारा विश्वास उठ गया सबसे। अब जो नए लोग हमारे बीच में हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे नहीं। तो संगठन जो है, संगठनों के साथ आने के लिए लोग तैयार हैं, और लोग आते भी हैं संगठनों के साथ। तो ये राजनीतिक पहल क्यों नहीं की जा सकती संगठनों के द्वारा?
क्योंकि बहुत सारे मुद्दे कई संगठनों के मिलते हैं। अगर मैं बीकेयू की बात करूं, भारतीय किसान यूनियन की, चढ़ूनी की, आपकी बात करूं, बहुत सारे मुद्दे मिलते हैं। तो ये संगठन राजनीतिक पहल क्यों नहीं कर सकते अगर लोग विश्वास करें? मैं एक कोई बात नहीं। पहली बात, हमारे देश के अंदर इसलिए वोट नहीं डलती कि ये अच्छा आदमी है, इसको डाल दो। अगर हमारे देश में 2 कैंडिडेट खड़े हो जाएं किसी सीट पे, एक राक्षस हो जो आदमियों को काट के खाता हो और दूसरा देवता हो, संत हो, लेकिन संत के पास, साधु के पास जो अच्छा आदमी है, ईमानदार, उसके पास पैसा नहीं होगा और वो झूठ भी नहीं बोलेगा, तो उसको वोट नहीं डलेंगे। जो गलत आदमी होगा उसको वोट डलेंगे। ठीक है, होता तो यही है जी। यही होता है। नहीं होता, नहीं हो रहा है। एक दूसरा, हमारे देश के अंदर जिताने के लिए वोट नहीं पड़ते। हमारे देश के अंदर तो ये वोट इसलिए वोट पड़ता है कि इसको हराना है, उसके लिए कैंडिडेट खड़ा करना। ठीक है। अब जो इसको कौन हरा सकता है, वो चाहे गधा है। अब 2014 के अंदर बीजेपी क्यों आई कि कांग्रेस को हराना है। कांग्रेस को कौन हरा सकता है? उनको टिकट दिए, बीजेपी हरा सकती है। ये नहीं मतलब कि बीजेपी बहुत अच्छा करेगी ना, लेकिन कांग्रेस की मरोड़ निकालनी है। अब वोट किस लिए कैसे डलती है? अब वोट ऐसे डलती है, जो मैं बता रहा हूं कि अच्छा आदमी उसमें कामयाब नहीं होगा, कि या तो उसी पार्टी के जो जिसका राज है, या फिर वो वोट डलेगी जो इसको हरा सकता है। बस वही दोनों लड़ेंगे। अब आप देखिए उन दोनों की लड़ाई में कि इसको हरा कौन सकता है और ये सत्ता पार्टी का, इसकी लड़ाई में जो क्षेत्रीय संगठन थे सब खत्म हो गए और आगे होंगे। क्यों? हमारे देश में हराने के लिए वोट डलती है या फिर जाति और धर्म पे। अब बलिहारा जी आगे इसको थोड़ा सा जैसे इसको थोड़ा सा बलारा टच देते हैं। बलारा टच देते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री ने जो कहा उसमें इन्होंने ये कहा हमारे देश में ऐसे होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मैं इसको थोड़ा सा आदर के साथ, ना ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब होता है में तो ये होता है कि नियम है ये ऐसे करने का। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं, सूर्य पूर्व से उदय होता है, इसका मतलब है कि नियम है उदय होने का, पूर्व से उदय होने का। हो रहा है का मतलब है आज हो रहा है, अब हो रहा है, इस समय हो रहा है, फिलहाल में हो रहा है, प्रेजेंट में हम ये मान सकते हैं। तो थोड़ी सी स्टेटमेंट में मैं ये कहूंगा कि जो प्रधान जी ने कहा ऐसा हो रहा है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ये नहीं। उसका कारण क्या है, अभी क्यों हो रहा है? देखो, राजनीति में वो लोग क्या कहते हैं कि केवल जीत हार ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो लोग क्या कहते हैं कि व्यवस्था हमारी बनाई हुई है, कोई भी राज करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, प्रधान जी ने कहा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को वही लोग फंडिंग करते हैं, तो वो लोग, ये पॉलिटिकल पार्टियों वाले उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं। क्या ये संविधान आपके दादा से पूछ करके बनाया था? क्या ये हमारे पुरखों से पूछ करके हमारे ऊपर लागू किया गया था? पता चलेगा नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही संविधान का नाम दे दिया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद में राष्ट्रपति का पद डायरेक्टली रानी के पद के नीचे आया करता था, क्राउन के अंडर में आया करता था। क्या वो क्राउन के अंडर से निकल चुका है? तो आपको पता चलेगा नहीं। आज भी राष्ट्रपति का पद वहीं पर है, इनको जाना पड़ता है जी, वहां पे वहीं जाते हैं ये हाजिरी लगाने के लिए। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को ऐसा दिखाया गया कि वो स्टैंप है, खाली रबड़ स्टैंप है, और जो प्रधानमंत्री के इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। जबकि रियलिटी ये है कि दोनों सदन नीचे से ऊपर तक का जोर लगाने के बावजूद एक भी कानून नहीं इस देश के अंदर पास कर सकते जब तक राष्ट्रपति यस ना कर दे। और राष्ट्रपति की औकात नहीं है बिना रानी से पूछे कोई भी नया कानून पास करने की। जो होता है उन्हीं के हिसाब से होता है। कितने ही पार्लियामेंट के सांसदों ने ऑन रिकॉर्ड बोला है अपने इंटरव्यूज के अंदर कि लोकसभा में क्या पास होना होता है पहले से तय होता है। हमारी बहस वहां केवल एक दिखावा मात्र होती है। हम वहां केवल पक्ष विपक्ष में बोल के जनता को यह एहसास दिला देते हैं कि ये हमारा है, ये हमारे खिलाफ है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। चौथी जो पांचवी जो अगली बात मैं आपको बताऊं, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? पब्लिक का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो पार्टिसिपेशन है वो जीरो है। हम
जो चुनाव लड़ने वाले लोग जिनको देखते हैं हम, वो लोग मात्र आखिर के 25 दिन आते हैं और 25 दिन में बुड़ करके निकल जाते हैं, और एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें पब्लिक को ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, यदि ऐसा होते हुए हम इनके साथ नहीं चले हवा के साथ तो हमको ये आंधी उड़ाकर ले जाएगी, इसलिए वो डर में उधर उसको फ्लो में वो बह जाती है। पूरे समाज में मैं अपने 46 साल की जिंदगी में मैंने आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं देखा, समाज ने ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट किया हो या खड़ा किया हो कि तेरा काम केवल जागरण है, तू हमें सिर्फ सच बताता रहा है, तेरी रिसर्च को हम फंडिंग करेंगे, तू सारी सच हमको ला करके दिखा कि असलियत क्या है। हर गांव के अंदर 1 आदमी 2 आदमी 10 आदमी कम से कम ऐसे होने चाहिए जो हर मुद्दे पर गहन वो रखते हों, समझ रखते हों। लेकिन कोई वकील, कोई जज, कोई डीसी, आपके गांव से कोई टीचर लग गया हो या आपके गांव से कोई कुछ भी करता हो, कोई मंत्री बन गया हो, वो आपके गांव को कभी भी आकर सच नहीं बताता है कि रियलिटी क्या है। उसका रीजन क्या है कि बच्चे की परवरिश में समाज की भागीदारी शून्य है। इसीलिए जब बच्चा बड़ा होता है तो समाज के बारे में शून्य सोचता है। उसको जिसने तैयार किया, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग अगर उस एलिट ग्रुप ने दी है तो वो जब बन जाएगा, सरकार में आ जाएगी वो पार्टी, तो वो आपकी कदर क्यों करेगी जब आपने उसके बनने में कोई मदद की ही नहीं, जब उनको बनाया ही उन्होंने और फंडिंग वहां से आ रही है। तो एक बच्चा जो सोचता है कि मेरी मेहनत में, मेरे बड़ा होने में और मेरा कुछ भी बनने में मेरे माँ बाप का जोर लगा है, तो बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा अपने माँ बाप के विषय में सोचेगा। यदि वो कहता है मैं मेहनत करके खुद बना हूं, तो वो अपने अलावा किसी और की नहीं सोचेगा। तो गांव की भागीदारी बच्चे की परवरिश में शून्य है, इसीलिए बच्चे की भागीदारी गांव के विकास में शून्य है और उसकी सत्यता में है। अगला नंबर आता है, राजनीति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम कह दें कि हम सच्चे हैं और लोग मान लें। किसी भी बात को मानने के लिए कम से कम 21 बार आपके दिमाग में वो चीज अटैक होनी चाहिए। आपने देखा व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। 2019 के चुनाव से पहले अमित शाह ने यह कहा था एक रिकॉर्ड में, एक इंटरव्यू में, कि उनके पास 85 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं और जो चाहे 5 मिनट में पूरे देश में, 10 मिनट में पूरी अफवाह या जो भी खबर हम चाहे वो फैला सकते हैं। आपके पास ऐसी कोई ग्रुप का कोई ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें आप लगातार अपना विजन, अपनी बात अपना करते हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछो, नहीं है। हम लोग इस प्रोसेस में, मतलब अवेयरनेस के नाम पर लोगों के बीच हम जितना जा पाते हैं ना, उतनी देर में तो वो 50 बार आ चुके होते हैं। नेता उनकी बात बोल रहा है, अभिनेता उनकी बात बोल रहा है, बैनर, पोस्टर, एफएम, टीवी, अखबार, सारा पत्रिकाएं सब उनकी बोल रहे हैं और वो प्रोग्राम करते हैं। तो हमने डेलिबरेटली इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स, या दूसरा एक और है, इनके जैसे लोग, चौधरी साहब जैसे लोग, उनके जैसे घिनौने षड्यंत्र तो नहीं रच सकते हैं, उतना तो नहीं गिरा जाएगा इनसे, जो समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। तो कैसे इनको अडॉप्ट करेंगे? वो तो हमारे सामने तो समस्या ये है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए वो भी हमारी शेयर नहीं करते। आम जो पब्लिक है, जब उसको ये दिखता है कि ये ठीक है यार, फैलानी चाहिए ना, वो भी शेयर नहीं करते। और अगर करें भी इज्जत तो इज्जत करेंगे। मेरा पेज आंदोलन के दौरान जहां उसकी रीच 5 लाख जाती थी, 5000 रहेगी उसके बाद। हमारे किसान ही नहीं देखते जी, किसानों मैं ये कह रहा हूं कि वो सोशल मीडिया पर तो बैन कर दिया उन्होंने, रोक दी। और जो हमारे वो हैं, जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, वो भी उसको शेयर नहीं करते। हम देखें भाई, हमने कोई ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप में 100 मैसेज आएंगे, 100 में 5 मैसेज भी काम के नहीं है, नहीं है 95। और इनके एक्चुअली उसमें काम के इनके भी नहीं है, पर ये लगे रहते हैं। नहीं, एक्चुअली उसमें और चीज है, जो हमारे पास नहीं है। वो ये है कि उनके पेड़ हैं कि भैया आप अगर इस एक पोस्ट को शेयर करोगे तो आपके 10 रुपए ही। हाँ, एक कमेंट का 2 रुपया मिलता है बीजेपी वालों को। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो आपके इतने पैसे। जी ने अमित शाह के साथ बैठ के जी पूरा, मैं वही कह रहा हूँ। अब उनके पास तो पैसे हैं, उनके पास तो पैसे आगे पूंजीपतियों से, हम कैसे कराएं? अगर हमारे पास भी ये हो कि ठीक है, जो हमारी पोस्ट शेयर करेगा भैया 20 रुपए उसके खाते में, तो हो जाएंगे। 20 रुपए लेने के बाद डिलीट भी कर देंगे शाम को। जो हमारे किसान साथी सोचते हैं अभी गुरु नाम जी को पता नहीं, तो पता सारा है, टेक्निकल चीजों का भी अंदर तक।
देखिए, बड़ा ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर कभी लंबी चर्चा हो और एक्चुअली समाज तक ये बातें जानी बड़ी ज़रूरी हैं कि इनके जैसे व्यक्ति ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, 35 साल हो गए जी आपको इस संघर्ष में? 33। हाँ, तो मतलब 92 में लगे थे, 34। हाँ, तो फिर हम तो स्कूल में पढ़ते होंगे कभी, जब से आप लग रहे हो, मतलब हमारी जिंदगी के 70 पर 2/3 से ज़्यादा तो इनको लगा हुआ हो गए, संघर्ष में हो गए। ठीक है, अब मैं इस संघर्ष को अगर 33 साल में, और एक एक गांव का जब हम चुनाव में मिले थे तो हमें बताया था यहीं पेवा के किसी गांव के कितनी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वो 12 गांवों की 5500 एकड़ जमीन थी, 5500 एकड़, 6000 एकड़ जमीन को इन्होंने मतलब लड़ करके और छुड़वा करके उनको मालिकों को दी थी। मतलब मैं कह रहा हूं कि वो लोग भी अगर संगठित हो करके कि उनके जीने का आधार इन जैसे लोगों ने बनाया है वो भी किया होता। हालांकि मैं इसको दूसरे एंगल से भी देखता हूं कि इनके जैसे जो लोग होते हैं वो इसलिए नहीं लड़ते हैं कि बदले में कोई उनको कुछ देगा, यही तो बात है जी। ये, और ना ही सौदा करते हैं अपनी मेहनत का। जैसे मैं भी ये सोचता हूँ कभी कभी इनके जैसे लोगों का संघर्ष देख के कि देखो, बंदे का स्पष्टवादिता और जिगरा देखो कि लड़े उस उम्मीद में कि हम विधानसभा में जाके आवाज़ उठाएंगे, चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, लोगों की गालियाँ खाई, फिर वोट भी नहीं मिला, और इतने तिरस्कार के बाद भी ये कहा कि नहीं, लड़ना जारी रखेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं, और कहा कि चलो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर नहीं चाहती है जनता तो। मतलब वो लड़ना बंद नहीं करना, ये बहुत बड़े जिगरे की बात होती है। वरना ऐसे मौके पर आकर के आदमी जो है ये सोचता है कि किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, क्या लाभ है ऐसे लोगों के लिए लड़ने का, इससे अच्छा तो कहीं सेटिंग ही कर ले। लेकिन देखो कमाल की बात कि सेटिंग भी नहीं कर रहे। तो या ये कहो कि भाई मैं इसे किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, मेरी जितनी समझ है मैं वैसे बता रहा हूं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बाद भी अगर लोगों का साथ नहीं मिलता है तो हौसला ना टूटना हमारे लिए भी प्रेरणादायक है, हम जैसे नए लोग जो संघर्ष में लगे हैं और जितने भी लगे हैं। परंतु मैंने क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत बड़े लेवल पर किया है और मैं जिस लेवल के चुनाव लड़े हैं और लड़वाए हैं मैंने जिन लोगों के साथ बैठकर, मैं उससे बहुत स्पष्टता से कह सकता हूं कि उनसे 2 कदम 10 कदम आगे की सोचकर तो चुनाव लड़ने के बारे में तो आप चलोगे तो ठीक है, वरना भूल जाइए किसी सच्चे इंसान के बारे में ये सब करना। मतलब कोई सच्चा इंसान चुनाव लड़ लेगा। इसलिए ये निर्णय इनका भी सही है, मैं उसको बिल्कुल सही कहता हूँ कि चुनाव नहीं लड़ने का, और मेरे निर्णय भी सही है। और इसका लाभ हम समाज को कैसे दे सकते हैं कि पॉलिटिकली अवेयरनेस इस लेवल पर लेकर के जाएं कि जो समाज की जो ताकत है उसको संगठित करके समाज के पास सुरक्षित रखो, उसको वोट में तब्दील मत होने दो। वोट में तब्दील करके जो भी विधानसभा में जाए उसकी पावर को निल कर दो। जैसे इन्होंने कहा था कि कहीं पर मिल जाओ पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, गांव में घुसते ही इनका रगड़ा लगा दो। अब वो रगड़ा दूसरे एंगल से भी लगाया जा सकता है वो इलेक्शन से पहले रगड़ा लगवाने आते हैं, आप सरकार बन जाती है, वो सरकार बन मालिकों के सामने। अभी इनका खेल जो है वो बहुत, मैं आपको ज़्यादा नहीं कह रहा हूं, अगले 1-1.5 साल में हर पॉलिटिकल पार्टी, जिन 2 पॉलिटिकल पार्टियों का वर्चस्व अभी बना हुआ और वो 2 पॉलिटिकल पार्टियों का सरकार बनाना चाहते हैं, मैं आपको 1-2 साल के अंदर ही आपको दिखाऊंगा कि गांव के लोग जो सवाल पूछना शुरू करेंगे इनकी क्रेडिबिलिटी शून्य हो जाएगी। और जब तक पॉलिटिशियन की क्रेडिबिलिटी शून्य नहीं होती, जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं होती, जब तक अखबार की क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं होती, तब तक समाज के हाथ में ताकत दोबारा से नहीं आएगी। और समाज को इस तरीके से संगठित रूप से सुनियोजित तरीके से समझाना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी, जितने सुनियोजित तरीके से समाज को बरगलाया गया है सारे एंगल पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, रोटी बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, जल, जंगल, जमीन, जानवर, हर मुद्दे पर समाज को वैसे ही सुनियोजित तरीके से समझाना और अवेयर करना पड़ेगा जिस तरीके से उनको मिसगाइड किया गया है। और इस काम में आने वाले समय में प्रधान जी जैसे और लोगों के साथ भी हम लोग बैठ करके लंबी मैराथन चर्चा करके कि अब अपनी अपनी ड्यूटी बांटेंगे कि जो आपका संघर्ष है, जो आपका तजुर्बा है वो समाज को मिले, उसकी समझ अगली पीढ़ी को मिले, हम जैसे लोगों को उसका आशीर्वाद भी मिले। अगर आप दोनों एक
फ्रेम में हो, आज बैठे हैं इकट्ठे, जी मुश्किल से ऐसा समय आता है, तो जो दर्शक है हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के भी हैं और जनता सरकार मोर्चा के, जनता सरकार मोर्चा के, और जो चैनल के दर्शक हैं, वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि इन दोनों संगठनों में, इन दोनों के नेताओं में जो समानताएं हैं धरातल पर, या राजनीतिक जो समानताएं हैं, उसमें एक दूसरे के साथ कितनी सहभागिता जो है वो देखने को मिलेगी, किन मुद्दों पे एक होंगे ना होंगे, राजनीतिक तौर से आपका जो संगठन है, दोनों के जो संगठन है, एक दूसरे को कितनी सपोर्ट करते हुए आने वाले टाइम में दिखाई देंगे, ये मेरा आप दोनों से सवाल है। मैं चौधरी साहब से सपोर्ट मांगने के लिए पहली बार जब मिला था कि जी हम ऐसे मिशन पे हैं और चौधरी साहब हम ये सब करने वाले हैं, और ऐसा पूरा षड्यंत्र पे डिटेल में चर्चा हमने की थी, और इन्होंने सबसे पहले जब हम मिले 2022-23 में, तो हमने इनके सामने एक प्रस्ताव रखा, इनको नेशनल लीडर बना दिया उस पूरी मूवमेंट का। तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था पहली बार कि चौधरी साहब से पूछिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे इनकी समझ कितनी है। उन्होंने कहा भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, हम किसान के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। फिर इन्होंने कितनी बड़ी दरिया दिली के साथ इन्होंने एक बात कही कि हमको वो बताओ क्या है ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। इन्होंने अपने पूरे किसान संगठन के जितने भी पदाधिकारी थे सबको एक प्लेटफॉर्म पर बिठाया, यहाँ कुरुक्षेत्र में ही जाट धर्मशाला में 2 दिन का अधिवेशन रखा, पूरे मसले को समझा, और इनको उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी वहाँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट में इनकी आखिरी स्टेटमेंट ये थी कि भाई मसला बहुत बड़ा है, इसको हम जल्दबाजी में और ऐसे ही खामखाई में नहीं लड़ सकते, बहुत समझ के साथ लड़ने की बात है, और गांव को अवेयर करने के लिए इसमें चलना पड़ेगा। और बड़ी बात क्या है कि फिर जब इस मसले पर दोबारा से संघर्ष में साथ के लिए जब मैं इनसे मिला, तो इन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बलहारा जी एक खतरा हमें दिखाई देता है कि कहीं आप इस्तेमाल तो नहीं करोगे। तो मैंने इनको एक बात कही थी, जी देखिए मैं आपका इस्तेमाल करूँगा और मैं इस्तेमाल होऊंगा भी। आपको जहाँ हमारे को मतलब फंचर के तौर पे अड़ाना है, फंचर के तौर पे, मेन अगर नाका बंद करने में अड़ाना है वहाँ, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े वहाँ आप हमें इस्तेमाल कीजिए, और जहाँ हमें आपकी उपयोगिता लगेगी वहाँ हम आपसे निवेदन करेंगे। सहयोग की बात है कि हम पूरे समाज के अंदर इस जागरूकता में जहाँ भी हमें आवश्यकता पड़ेगी हम तो बेझिझक इनके पास पहुँचेंगे। और मैं तो अपनी तरफ से तो ये भी कहूँगा कि ये भी हमें एक बार आदेश कर दे बस कि देवेंद्र ये करना है, तो उसमें हमारे लिए कोई झिझक वाली, क्योंकि इनकी लड़ाई, इनके जैसा संघर्ष तो अभी हमने किया ही नहीं है भाई। हमारे को तो जुमे 9 साल हुए हैं इस यात्रा में निकले हुए, तो इसलिए क्या है, मैं उस दिन जब सितंबर 2020 की बात है, 10 सितंबर को शायद वहाँ पिपली में जब हम लोग लाठीचार्ज हुआ था, तो वो तारीख भी याद है मुझे। मैं आया था, इन्होंने कॉल दी थी तो मैं उसमें भी आया था। किसान आंदोलन में 13 महीने परमानेंट में रहा हूँ। पूरे किसान आंदोलन में अकेले किसान नेता थे जिन्होंने वैक्सीन ना लगवाने की अपील मीडिया में करी थी ओपनली। मतलब उसी टाइम पे राकेश टिकैत साहब के पास गया था मैं, उन्होंने तो बल्कि वैक्सीन लगवाते हुए की फोटो जारी करी। दूसरे नेताओं के पास गया था, सारे नेताओं के पास, डल्लेवाल साहब के पास, राज्यपाल के पास, ये मंजीत राय था, बलदेव सिरसा थे, और अपने ये उग्राहा जी थे। मतलब मैंने कोई नेता नहीं छोड़ा, कहने का मतलब ये था। और उनके सामने जब मैंने ये बातें रखी थी, एक अकेले नेता थे जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बोला भाई ये मत लगवाना, ये गलत चीज़ है और इसको ये सब नहीं करना है। तो समाज के लिए अपनी छवि की चिंता ना करना, फिर उसके बाद ब्लंटली, स्ट्रांगली समाज के लिए खड़ा होना और पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ना देना, ये सबके बस की बात नहीं है। मैं इसको ऐसे मानता हूँ, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। इसमें गालियां ज़्यादा पड़ती हैं, असफलताओं के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जब आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो ना, तो साथ वाले भी पीछे हट जाते हैं कि यार ये ऐसे थोड़ी होता है यार, सीधा लड़ जाते हो आप। तो ऐसे बोलते होंगे आपको, आपसे भी सेम सवाल है जी इसमें। देखिए, जितने भी समान विचारधारा के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद करते हैं। अब बलहारा जी तो जैसे बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और ये पढ़े लिखे हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ। ये तो बता रहे थे कि मेरी बेइज्जती ना करो जी, आप पढ़े लिखे। नहीं, ये तो पढ़े लिखे हैं और बहुत अंदर तक की, वर्ल्ड लेवल तक की खोज के लाते हैं। एक सवाल ले लूँ जी, छोटा सा। हाँ जी, मैं माफी चाहूँगा। बलहारा जी के बारे में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई ये कहानियाँ सुनाते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इनकी अपनी, आजकल झूठ चल रहा है। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है जी?
नहीं, सिंचाई तो इनकी बातों में 100% है। ये बात बहुत जरूरी है जी लोगों को। हाँ, सिंचाई तो इनकी बातों में 100% है। पर अब अगर कोई मेरे को कहे कि भैया एक जहाज बना है जो चांद पे चला जाएगा, तो मैं यकीन थोड़ा ही कर लूँगा जब मैंने वो जहाज देखा ही नहीं। ठीक है, ये जो ढूंढ के लाते हैं वो हमें तो 20 साल बाद पता चलेगी। उदाहरण के तौर पे वैक्सीन वाला मैटर था, इन्होंने तब बता दिया, आई नहीं थी वो तब। इन्होंने तब बता दिया कि ये नुकसानदायक है और ये आगे के लोगों की सेहत का नुकसान करेगी। लोगों को तो अब पता चल रहा है ना कि इससे अटैक भी हो रहे हैं, लोगों को तब पता चल रहा है, इन्होंने तो तब बता दिया था। और जो अब बता रहे हैं वो भी हजम नहीं हो रही। वो भी हजम नहीं हो रही। अब वो तो ज्ञान की बात है, जब मेरे को वहां तक का ज्ञान ही नहीं है तो वो एक उसको सोते यार ऐसे ही मार रहे हैं। लेकिन जब वो सच होगा, जब वो सच होगा तब हो यार, ये तो 10 साल पहले बोल रहा था, मेरे को तभी मान लेनी चाहिए थी। तो ये जो बोलते हैं ये सही बोलते हैं और अंदर तक की निकाल के लाते हैं। रही सहयोग की बात, वो तो हमारा पहले सीमांत तो पहले भी कहा है, जहाँ हमारे सहयोग की जरूरत पड़े बताइए करो भाई। और बता इनका दिया करो ना जी, है जी, बता दिया करो ना लोग। लेकिन लड़ने वाले लोगों की क्या समस्या है? लेकिन- अब 23 तारीख को ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 23 को हम ताल कटोरा में कर रहे हैं। ना एक टाल दो आगे प्लीज, 23 को आगे पीछे कर दो। नहीं आगे पीछे 23 का अपना पुराना कार्यक्रम नहीं शेड्यूल है जी। आगे पीछे कर आगे पीछे कर, मजा नहीं आएगा लड़ाई का, मजा नहीं। आप यहीं आ जाओ, यही पता लग जाएगा। आप एक काम करो, आप 23 को सारे यहाँ आ जाओ, जिस दिन आप रखेंगे हम सारे वहां जाएंगे। बोलो सर। चलो देख लेते हैं कि मैं बात कर लेता हाँ, हूँ वो साथियों से। मैं पूरी कोशिश दो करता उसको। हूँ मैं। आगे पीछे कर दो उसको। हाँ जी। ये ऐसे बनते हैं जी। हाँ, नहीं आप सारे 23 को यहाँ आओ और हम सारे आपकी तरीक को वहां जाएंगे। चेंज ना करो जी, मान जाओ। वेन्यू चेंज कर दो। बस दाल कटोरा की बजाय बस। प्रोग्राम कैंसिल नहीं करो। और एक ना कर लें कि 23 को यहाँ से सारे दिल्ली चलेंगे। 24 को कर ले। अब जैसे ये बात क्लियर होगी जी, बहुत दर्शकों के लिए बहुत जरूरी था ये जानना और बड़ी खुशी होती है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है सही बताऊं तो। और इसके साथ अब जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर की बात चली थी जी, जो अभी मोदी जी साइन करके आए हैं, भाई चर्चाएं ये हैं कि देश को और देश के किसानों को, खेती बाड़ी सबको बेच दिया, चाहे वो डेयरी की इंडस्ट्री है, चाहे वो कुछ भी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अभी ट्रम्प के साथ भी किया है और ब्रिटिशर्स के साथ भी किया है, और बहुत प्रेशर में है, बोलते तो है ही नहीं कुछ। ये जो इतना बड़ा बदलाव देश में आएगा अभी आगे कृषि में, तो ये आपने जो लड़ाई लड़ी थी, ये भी उस लड़ाई में साथ थे भाई। 3 कृषि कानून आए थे और वो निरस्त आप लोगों ने करवा दिए। अब तो ये 4 हो गए आगे कृषि कानून, तो अब किसान संगठनों की आगे क्या तैयारी है, इस अब क्या कर सकते हैं? देखिए जी, हमने तो 23 तारीख रखी हुई है। हाँ जी। पहली बात तो फिर मेरी बात कड़वी होती है और उसमें जो है फिर वो दूसरे सोचते हैं हमारे खिलाफ बोल रहा है। ये किसान कौम शेरों की कौम है, हाँ जी। लेकिन इसके जो कमांडर हैं वो गिद्दड़ बन गए। वो गिद्दड़ अपने चालाकी से इनको घुमाते हैं, लड़ाई तो लड़ते ही नहीं। जो पीछे 12.5 महीने बैठे रहे, उसी वक्त संसद घेर ली होती, उसी वक्त उनके नाक में दम कर दिया होता, तो आज ये कानून लागू ना होते, आज ये समझौता ना होता। दूसरी बात, वहाँ से आए एमएसपी के लिए फिर लड़ाई शुरू कर दी। 14 मीटिंगें हुई, 14 में एमएसपी का जिक्र तक नहीं किया। इन्होंने ही कहा कि एमएसपी पे कमेटी बना दो, यानी एमएसपी ना मांगनी पड़े, वरना एमएसपी लिए बिना उठे क्यों अगर लेनी थी। ठीक है, तो यो जो गिद्दड़ चालाक होता है, शेर चालाक नहीं होता। कौम तो शेरों की है, लेकिन गिद्दड़ लड़ता नहीं है, घुमाता है। जब लड़ाई का मौका आया, मोर्चा लगा, टकराव हुआ, तो गिद्दड़ घुमा गया। ठीक है, तो हमने तो जो 23 मार्च की तारीख रखी है, उसमें हम लोगों से ये कह रहे हैं भैया सिर पे कफन बांध के आइए। दूसरा हमारे पास तरीका कोई नहीं है। रिंज रिंज के मरने से अच्छा पूरे देश की खेती तबाह होगी। खेती के ऊपर जितने धंधे हैं वो सारे तबाह होंगे। मैं आपको एक ना छोटी सी बात बताता हूँ। जब किसान आंदोलन चल रहा था ना, तो सिंगू बॉर्डर पे एक बार किसान नेताओं के एसकेएम के लीडर्स की मीटिंग थी। उस मीटिंग में हम भी गए थे, मतलब मैं ऑब्जर्व करने के लिए गया था, तो अपने किसान नेता के साथ अंदर जब गए तो वहाँ के जो अंदर जो चलता था डिसीजन मेकिंग में, वो चुनू साहब को तो मालूम ही है, पे तो क्या ही बोलेंगे।
वहाँ देख करके मैंने एक बात अपने साथियों को बोली थी, मैं कहा अपन जो जनता सरकार मोर्चा बना रहे हैं ना आने वाले टाइम में, मतलब उस टाइम नया संगठन बना रहे थे, नाम फाइनल नहीं था, मैंने कहा था एक चीज़ बता देना, ये लाल झंडे वाले जहाँ जाएंगे ना ये सबसे ज़्यादा कचरा करेंगे, इनकी वजह से सारे के सारे आंदोलन की ऐसी तैसी होनी है। और मैं उस टाइम पर मुझे ध्यान है बिल्कुल, पूरे एसकेएम पे कब्जा करके वो मैं इसीलिए मैंने उनको ये कहा था, अपने साथियों को मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा कि कोई भी मीटिंग हो जाए, कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो जाए, एक भी आदमी उस जो अपने आप को कामरेड या कम्युनिस्ट बोलता है ना, वो अंदर आ गया ना, समझ लो आपके संगठन के स्टेसी, मतलब आरएसएस और ये कम्युनिस्ट ये बराबर के हैं। जिस घर में घुस गए, जिस संगठन में घुस गए, उसका सत्यानाश करना ही करना इन लोगों ने। इसीलिए, और इन्होंने ही समाज को, ये जो आपने एक सवाल पूछा था ना कि ये खाप पंचायतें और ये समाज का ढांचा क्यों टूटा, इन्होंने तोड़ा है ये सारा का सारा। अगर मैं आपको बताऊं, जितनी ट्रेड यूनियन बना करके हर संगठन में घुस करके, टीचर्स में, और यार 24 यूनियन तो आंगनबाड़ियों की बना दी इन्होंने, 19 यूनियन टीचर्स की बना दी इन्होंने, सारे के सारे उसी तरीके से लोग तोड़ने का काम, इतना स्पेशलिस्ट है ये कि पूरे समाज को ये यकीन दिला रहे हैं हम मांग मांगेंगे। अरे भाई भिखारी थोड़ी ना है हम मांग मांगेंगे, नौकर है वो, हम मालिक हैं, मालिक आदेश करेगा और वो ना करे उसकी क्या औकात है। लेकिन इन्होंने लोगों को इतना एग्जॉस्ट कर दिया, घुमा 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 घुमा। एक और भी है, ये किसान लीडर नहीं है। हाँ, ये किसान निगम से कोई लेना देना है ही नहीं। कर्मचारी जो संगठन थे उनके जो लीडर रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद काम चाहिए, और रिटायर होने के बाद किसान संगठन में आ गए, किसान संगठन बना लिया। हाँ। जितने लीडर हैं वो सारे रिटायर कर्मचारी हैं। इस बात का लोगों को पता भी नहीं बेचारों को। वो बस बोलने में थोड़े से स्मार्ट हैं, बात को घुमा के कर्मचारियों पे ले जाते हैं और इस तरह से पूरे एसकेएम के ऊपर कब्जा कर गए। चलो खैर, अभी जैसे बलारा जी तो कहते हैं कि जी राजनीतिक में हम तो अपनी विधानसभा में आगे कैंडिडेट उतारेंगे, और ये डिमांड भी करते हैं कि गांव से, हर गांव से हमें 2 लोग तो दे दो कैंडिडेट के तौर पे। और अगर ये इस तरीके की कोई पहल कर रहे हैं और आपने इलेक्शन तो लड़ा है और लोगों ने हताश किया, वो बात उस तरफ जाती है। और अगर ऐसी कोई पहल करता है लीडर इंडिया या फिर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ, चढ़ोनी की तरफ से जो है वो ऐसी कोई पहल रहती है, तो ये तो हम मान के चले ना कि एक दूसरे को परस्पर समर्थन, इसमें कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत। इस पे आपकी राय लेनी। देखिए, ये तो अब जो इलेक्शन वाली बात आपने कर दी कि इलेक्शन में आगे क्या होगा, वो तो बहुत मैं नहीं करूंगा ना जी, मुझे वो तो बहुत से प्रस्ताव आ रहे हैं कि जी ऐसे सबको इकट्ठा करें और फिर एक राजनीतिक पार्टी बनाएं या दूसरे किसी राजनीतिक पार्टी में जाएं। लेकिन फिलहाल तो जो है वो उस पर जैसा जैसा टाइम आएगा उस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी फुल स्टॉप है इनके चुनाव लड़ने पर। अपना कोई राजनीति से तो किनारा करने का मतलब जो चुनाव है, एक्चुअली ये राजनीति ही है जो हम कर रहे हैं। एक्चुअली चुनाव में एक्चुअली हमारे बस का झूठ बोलना, दगा करना वो है ही नहीं। और बड़ी बात है, राजनीति में जमीर मारनी पड़ती है, पता नहीं कितने की जिंदगी रहेगी या थोड़ी कितनी बची है कितनी नहीं बची है, उसके लिए अपना वो पाप भी और करें हम लोगों के लिए। तो हम पाप क्यों करें जी, हम अपने सिर पे बोझ क्यों लेके जाएं। तो वो सोच के हमने कहा कि नहीं, हमारे से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, झूठ तूफान वाली राजनीति सपोर्ट रहेगा, दगाबाजी वाली राजनीति हमारे से सपोर्ट की बात। और सपोर्ट तो कोई बात नहीं, सपोर्ट तो जिसको बनता है उस टाइम की बात। सपोर्ट तो भाई जो अच्छा काम करेगा, अच्छे आदमी को सपोर्ट करनी भी चाहिए ना। बिल्कुल जी। तो और जो मेरा आपसे हाँ एक आखिरी सवाल है, वो सवाल ये है कि जो ये जमीनें जो जा रही हैं अभी जींद में, बहुत बड़ी जो है कई हजार एकड़ जमीन है, 4800 एकड़ शायद, अलग अलग जगह पे जमीन एक्वायर हो रही है, 12,000। और समाज टूटा हुआ है जी, लोगों को तोड़ दिया है। मतलब छोटे छोटे ग्रुपों में लोग बटे हुए हैं और लोग डरते हैं, कभी पुलिस ने डरा दिया, कभी किसी ने डरा दिया। ये लड़ाई किस तरीके से जीती जाएगी या जीती जा सकती है, या फिर मान के चलें कि ये तो काम होना है। मैं तो एक समाधान पूछ रहा हूँ आपसे, वो किसी समाधान बता दो। जहाँ तक रिक्वायरमेंट का है वो तो हमारे अपने लोग जगह पे, ये यहाँ पे फतियाबाद में था, कोई थर्मल बन रहा था और वो वहाँ पे आंदोलन हो गया। उन्होंने कहा जी हम नहीं ज़मीन देंगे। मैंने कहा तुम रोक भी नहीं पाओगे। कह रहा क्यों? मैं कहा जब इनको ये लगा ना कि हमें फालतू रेट मिल रहा है, ये रातों रात बेचेंगे। वही हुई, जो रोकने वाले थे वो किनारे रह गए, रात को पैसे उठा लिए। तो हमारी अगली पीढ़ी है ना, वो खेती से बाहर हो रही है, वो खुद चाहती है कि अगर हमें इतना पैसा मिल जाए ठीक है, हम विदेश में जाएंगे, हम कोठी लेंगे, कर और बर्बाद करते हैं, फिर
सड़क पे। समाधान क्या है सब चीज जो अव्यवस्था फैल गई है, आपके अनुसार इन सारी चीजों को रोकने का? देखिए समाधान तो क्या है, इक्वायरमेंट की कुछ तो ज़रूरत भी होती है। अब अगर इक्वायरमेंट करनी बंद कर दे तो आगे इंडस्ट्री कहाँ बढ़े, कुछ तो ज़रूरत भी होती है। लेकिन इन चीज़ों के लिए बेकार ज़मीनें जो होती है जिन पे खेती नहीं होती, अगर आप भारत के आप सर्वे करोगे तो बहुत सी ज़मीन ऐसी पाएगी जिस पे कुछ नहीं होता। वहाँ जाके इंडस्ट्री लगानी चाहिए। ये वहाँ लगाते हैं जहाँ पे बढ़िया सड़क हो, बढ़िया ज़मीन हो, शहर के नज़दीक वाले, ये वहाँ लगाते हैं। तो वो उस चीज़ में वो बात तो वही आ गई ना, नीतियों में सुधार होने की ज़रूरत है। नीतियाँ राजनेता बनाते हैं, राजनेता को पूंजीपति बनाते हैं, पूंजीपति अपने हिसाब से उसको करेंगे और जनता जो है तो उनका भोजन है, खाएंगे वो लोग जनता। राजनीति में आप इंटरेस्टेड हो नहीं जी? मैं कह रहा नहीं, राजनीति करने की कोशिश तो करें ना, लोग उस लेवल पर नहीं क्या समझ। करें। आपके अनुसार सर? मैं इस पे तो लंबी चर्चा कर लेंगे, जुड़न साहब का इनका लाइव है इनकी, तो हम अलग से भी कर सकते हैं इस पर। तो मैं इस पर डिटेल में हम लंबी कर लेते हैं। आपने बहुत कीमती समय निकाला, मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी। और सभी दर्शकों का भी।